नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। ये वो पाठशाला जहां वो खबर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और इतने विस्तार से मिलेगी कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। ये बार बार इसलिए याद दिलाता हूं कि बच्चों को भी न्यूज देखने की आदत लगे, वो भी सीखें, समझें उस अंदाज में कि उनको समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आज वो मुसलमान जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। कौन है वो मुसलमान, क्यों पीएम की नजर जो है उन पर है, आज आपको बताऊंगा। उन मुसलमानों का चैप्टर जो किसी को नहीं दिखते, आज वो चैप्टर भी खोलने जा रहा हूं, क्योंकि इस देश में जब कट्टर सोच बढ़ रही है, इस देश में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तब मुसलमानों के लिए वो क्लास लेकर आया हूं जो सर तन से जुदा जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है। तो देश का हर मुसलमान आज बैठकर ये क्लास देखे, ये चैप्टर देखे, उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन क्या कर रहा है समझे, और देश के हिंदू भी देखें, देश के सिख भी देखें, देश के ईसाई भी देखें। इसके अलावा बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके इस्तीफे में क्या दिख गया कि मोदी क्यों जरूरी हैं। ग्लोबल क्राइसिस के बीच मोदी नंबर 1 लीडर कैसे बने हुए हैं, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं पाठशाला की सबसे पहले उन मुसलमानों के चैप्टर के साथ जो किसी को नजर नहीं आते। आज देश के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी क्लास लगाने जा रहा हूं। मुसलमान तो बहुत लोग करते हैं, नेता से लेकर पत्रकार करते हैं। ऐसा सुनिएगा, देखिएगा तो लगेगा वो कलेजा काट के रख देंगे आपके सामने। इनसे बड़ा तो इस देश के मुसलमानों का हिमायती कोई होगा ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान देश के ये चैप्टर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कैसे उन्हीं नेताओं, उन्हीं पत्रकारों, उन्हीं एजेंडाधारियों ने उनका इस्तेमाल किया है, और मैं बताऊंगा कैसे। आज ये वो क्लास है जो सर तन से जुदा के नारों से भी ज्यादा जरूरी है। सर तन से जुदा का नारा आपको जेल पहुंचाएगा। ये क्लास आपको जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देगी, देश बेहतर बनाने का मौका देगी। इस क्लास में मैं उन मुसलमानों का चैप्टर खोलूंगा जो किसी को नजर नहीं आते। ये वो मुसलमान हैं जिनके वोट तो सबको चाहिए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं करता। इनकी बात अगर किसी ने की है तो वो उस व्यक्ति ने की है जिन्हें मुसलमानों का विरोधी बताया जाता है। कमाल की बात है। और वो नाम है पीएम नरेंद्र मोदी का। उनको कहते हैं ना, मुसलमान डरा हुआ उनके आने के बाद से, मुसलमानों के खिलाफ है। उन मुसलमानों की बात जिनकी सालों से किसी ने बात नहीं की, वो पीएम मोदी ने की है। पाठशाला में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि बीजेपी नए भौगोलिक इलाकों में अपने विस्तार की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसने अगले 30-40 साल का पॉलिटिकल प्लान बनाया है। इसी सोच के तहत, इसी कवायद के तहत बीजेपी अब नए वोट बैंक भी ढूंढ रही है। और यह नया वोट बैंक किसका है? पसमानदा मुसलमानों का है। अब आप कहेंगे ये पसमानदा मुसलमान कौन है, यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्यों यह चैप्टर खोल रहा हूं पसमानदा मुसलमानों का, जरा वो समझिए। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के वंचित और कमजोर तबके को बीजेपी का साथ लाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के रास्ते आगे बढ़ना है, और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बीच देश भर में स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यक में भी उन लोगों से जुड़िए जिनकी कोई बात नहीं करता। और अल्पसंख्यक खास तौर पर जिस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो, उन मुसलमानों में वो तबका जिसकी कोई नहीं सुध लेता, वो है पसमानदा मुसलमान। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मुसलमानों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जातियां हैं। उनको पता ही नहीं, सबको लगता बस हिंदुओं में है। आज जरा डिटेलिंग में समझिए। कहता हूं ना कि आपको खबर के विस्तार में ले जाता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि जिस पसमानदा मुसलमान को पीएम मोदी बीजेपी के साथ लाना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि इनके साथ जुड़िए, इनके लिए काम कीजिए, वो पसमानदा मुसलमान कौन है? पसमानदा मुसलमान को आपको समझना होगा तो इस तरह से समझना होगा। सबसे पहले पसमानदा का मतलब क्या है ये तो समझिए।
पसमानदा मुसलमान, ये कौन है भाई? आप तो आज तक सिर्फ मुसलमान सुने, शिया सुन्नी सुने, ये पसमानदा मुसलमान कौन है? ये जो पसमानदा है ये पर्शियन वर्ड है, पर्शिया से आया, और इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है पस प्लस मांदा, ये बनाता है पसमानदा। पस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो पीछे पीछे, और मांदा का मतलब होता है छूट जाना। यानी पसमानदा मुसलमान, ये पर्शियन वर्ड का मतलब है वो मुसलमान जो पीछे छूट गए, आर्थिक विकास में पिछड़ कर रह गए, सामाजिक विकास में पिछड़ कर रह गए, उन मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा गया। अब थोड़ी और क्लैरिटी से समझिए कि पसमानदा मुसलमान में कौन कौन आएगा, इनकी पहचान कैसे होती है। जिस तरह से भारत में हिंदू जातियों में बटे हैं, ठीक उसी तरह से भारत में मुसलमान भी जातियों में बटे हैं। भले आपको सुनने और चर्चा करने में नहीं मिलता हो, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है, तो चर्चा क्या होती है कि ब्राह्मणों का वोट इसको जा रहा है, भूमियारों का वोट इसको जा रहा है, फलाने का वोट उसको जा रहा है। मुसलमान का वोट जब भी होता है तो कहा जाता है मुसलमान किसको वोट देगा, मुसलमान की जातियों का जिक्र नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान भी जातियों में बटे हैं, और मुसलमानों में मुख्य रूप से 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है, फिर जातियों पर आऊंगा, वर्ग क्या है? पहला वर्ग है अशराफ। ये अशराफ कौन है? ये वो मुस्लिम होते हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए, या फिर हिंदू अपर कास्ट से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। इन लोगों को अशराफ कहते हैं। इनमें शेख, सैयद, मिर्जा, मुगल और खान आते हैं। जिन लोगों को आप सुनते हैं ना, जिनके नाम के आगे खान लगा है, शेख लगा है, सैयद लगा है, वो अशराफ है। ये बाहर से आए या जो हिंदू का अपर कास्ट था उससे कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, तो बेहतर स्थिति वाले मुसलमान हैं। मुसलमानों में इनकी आबादी 15 से 20% के करीब है। दूसरा वर्ग जो मुसलमानों का है वो अजलाफ। ये वो लोग होते हैं जो हिंदुओं में पिछड़ी जातियों में गिने जाते थे, फिर उन्होंने धर्म बदला, मुसलमान बन गए, इसलिए इन्हें अजलाफ कहा गया। ये हिंदुओं के पिछड़े वर्ग से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, लेकिन जो पिछड़े थे तो पिछड़े ही रह गए, तो ये अजलाफ हो गए। तीसरा वर्ग है मुसलमानों के अंदर अर्जाल। ये दलित और अति पिछड़ी हिंदू जातियों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, इन्हें अर्जाल कहा गया। मुसलमानों में सबसे पिछड़ा और कमजोर तबका ही अर्जाल कहा जाता है। तो 3 वर्ग हो गए, अशराफ, अजलाफ, अर्जाल। यानी सामाजिक और आर्थिक विकास में पिछड़ने वाले, यही जो अजलाफ और अर्जाल हैं, इनको मिलाकर पसमानदा मुसलमान कहते हैं। एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग, और इसमें अर्जाल तो सबसे पिछड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर पसमानदा मुसलमान हिंदुओं से ही धर्मांतरण करके बने, इसलिए वो भी हिंदुओं की तरह जातियों में बटे। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप समझने बैठिएगा कि कैसे होता है मुसलमानों में, तो पहले आप देखिए हिंदू में कैसे होता है। ये हो गया हिंदू और ये हो गया पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमान हिंदू में, आप जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं, जैसे जुलाहा है, ये पसमानदा में क्या हो जाता है, इनको कहते हैं, इनकी जाति को अंसारी कहते हैं। कई लोगों के आपने सुना होगा ना, अंसारी। जैसे अपने यहां आप कसाई कह लें हिंदुओं में, उनको वहां उनके नाम के आगे कुरैशी लग जाता है, ये उनकी जाति है। यहां हजाम है, वहां क्या कहते हैं इसको? इसको सलमानी कहते हैं। नाई जो अपने यहां होते हैं, हजाम जिसको गांव में कहते हैं, वो वहां सलमानी उनके नाम के आगे लगाते हैं। मेहतर, इनको वहां हलालखोर कहते हैं। ग्वाला, इनको अगर आप ग्वाला देखिएगा, उनको घोसी कहते हैं, घोसी। धोबी को हवाराती कहते हैं। लोहार बढ़ई अपने नाम के साथ सैफी लिख लेते हैं। दर्जी को इदरीसी कहा जाता है। तो जैसे अपने हिंदू में है, वैसे ही पसमानदा मुसलमानों में भी है।
या कह लीजिए मुसलमानों में भी है, पसमानदा मतलब वो तो पिछड़े हुए हैं, तो मुसलमानों में भी ऐसी कई जातियां हैं। ये आपने आज तक, मैं गारंटी करता हूं 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुसलमानों में इतनी जातियां हैं। मतलब मुसलमानों को तो पता होगा, हिंदुओं में नहीं पता होगा कि इतनी जातियां भी होती हैं। ये तो कुछ उदाहरण दिए पूरा, क्योंकि जो आपको बताया कि इधर से कन्वर्ट होकर उधर गए, तो उधर की चीजें इधर भी आई हैं। अब पसमानदा मुसलमानों की आबादी की बात कीजिए कि ये जो पसमानदा मुसलमान जिनका जिक्र हो रहा है, इनकी आबादी कितनी है? पसमानदा देश में मुसलमानों की जो आबादी है वो अभी, चूंकि 2011 की जनगणना है, तो मुसलमान को मानते हैं कि 20 करोड़ 21 करोड़ के आसपास है। अभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है कहा जाता है वो 20-21 करोड़ के आसपास है। इसमें पसमानदा कितने हैं? तो वो कहा जाता है कि 80 से 85%। देख रहे हैं, मतलब इस 20 करोड़ आबादी में से अगर 80% भी मानिएगा तो करीब 16 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं इस देश के अंदर जो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पसमानदा का मतलब ही आपको बताया जो पिछड़ा हुआ है, जिन्हें अपर कास्ट मुसलमान, जिनको अपर कास्ट मुसलमान को क्या कहते हैं? अपर कास्ट मुस्लिम, इनको कहते हैं अशराफ। ये अशराफ बताते हैं, जो कि खुद 15 से 20% है, 15-20%, उससे ज्यादा नहीं है। ये बता रहे हैं 80 to 85% वाले को कि तुमको क्या करना है, क्योंकि ये अपर कास्ट मुस्लिम अशराफ ये आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत हो गए और इनको पीछे छोड़ दिया। और जिस देश में अपीजमेंट की इतनी पॉलिटिक्स चली, जिस देश में मुसलमानों को उनका वोट लेने के लिए ऐसा दिखाया कि तुम मेरे सर पर बैठो, कंधे पे बैठो, जहां मन बैठो, लेकिन हमको वोट दे दो, उसी देश में 80 to 85% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, पिछड़े हुए हैं। क्या वोट दिया इतने साल तक और कैसे इनका इस्तेमाल हुआ, आप सोचिएगा। लेकिन पसमानदा मुसलमानों का आरोप है कि देश की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण सिर्फ 20% अपर कास्ट मुसलमानों का ही रहता है। देश के 5 ऐसे राज्य जहां पसमानदा मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उसमें एक तो यूपी है जहां 3.5 करोड़ के करीब है, बिहार में 1.5 करोड़, झारखंड में 40 लाख, बंगाल में 2 करोड़ और दिल्ली में करीब 17 लाख। तो इन 5 राज्यों में मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान बहुत है। अब जिनको पसमानदा मुसलमान बनाकर छोड़ दिया, उनकी बात कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कितने कमाल की बात है। जिनके लिए कहा जाता है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमान को पसंद नहीं करते, वो कह रहे हैं कि इन पसमानदा मुसलमानों से जुड़िए, काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको पीछे छोड़कर चलिएगा और सोचिएगा कि देश आगे बढ़ जाएगा, तो वो कैसे होगा। पसमानदा मुसलमानों की आबादी भले ही ज्यादा हो, लेकिन राजनीति में हमेशा अपर कास्ट मुसलमानों का वर्चस्व रहा। आप कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की बात कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम अपर कास्ट मुसलमान, जाकिर हुसैन अपर कास्ट मुसलमान, खान अब्दुल गफ्फार खान अपर कास्ट मुसलमान। आज के दौर में देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद जैसे ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता अपर कास्ट से आते हैं। बीजेपी में भी मुस्लिम नेताओं की अगर बात कीजिए, क्योंकि उनसे तो वैसे ही मुसलमान नहीं जुड़ता, तो सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला जो बाहर से आई, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, सभी मुस्लिम अपर कास्ट से रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या बदला 2014 से आकर, अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों में आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, ये जैसे दूसरे दलों से जो नेता आगे बढ़े, वो भी मुस्लिम अपर कास्ट से हैं। पसमानदा मुसलमान आगे नहीं बढ़ा, गरीब जो पिछड़ा मुसलमान है, ये नेता मुसलमानों के नेता होने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। किसी दल ने पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया। इससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि मुसलमान का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान को राजनीति में मौका देने की बारी भी आती है तो सिर्फ अपर कास्ट मुसलमानों को ज्यादातर मौके मिलते हैं। ज्यादातर, ये नहीं कह रहा कि 0% मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मौके अपर कास्ट मुसलमानों को जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का मौके पसमानदा को जाते हैं। मुसलमानों की 80% पसमानदा आबादी को राजनीति में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही। इसलिए पीएम मोदी का कहना है कि अब इस वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़िए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जो मैं आपको कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने क्या बदला, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं।
योगी सरकार में इस बार पसमानदा मुस्लिम दानिश अंसारी को मंत्री भी बनाया गया है। दानिश अंसारी को शिया मुस्लिम मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया गया। बीजेपी को आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में इसका फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। 2021 में पसमानदा मुसलमानों के इलाके में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सभाएं की थी। हर विधानसभा में 10,000 पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में बीजेपी को मुस्लिम वोट कितने मिले आपको पता है? अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि यह पसमानदा मुसलमान क्या करेगा नहीं करेगा, अगर आप यूपी के लिहाज से देखिए, 2017 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी को मुसलमान वोट कितना मिला, या मुस्लिम वोट जो है वो मिला 2017 में 6%, मात्र 6%। लेकिन 2022 में जो मुस्लिम वोट मिला वो बढ़कर 8% हुआ, यानी 2% का गेन है। अब आप कह सकते हैं कि अरे ये तो 2% का है, लेकिन अगर आप उस पार्टी के लिहाज से सोचेंगे जिसके लिए ये मुस्लिम वोट को ये समझाया गया है कि ये तो तुमको खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो इस देश में मुसलमान बचेगा नहीं, उस पार्टी के लिए अगर 2% का वोट शेयर गेन हो रहा है 5 साल के अंदर, तो ये बड़ा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जहां 4 से 5% का वोट स्विंग जो है वो खेल कर देता है, वहां अगर आपको 2% वहां से आ रहा है जहां से कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ये आपके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात हुई। और अगर इसी तरीके से बीजेपी जो लक्ष्य रख रही है पसमानदा मुसलमानों से जुड़ने का वो करती रही, तो शायद तस्वीर आने वाले वक्त में और बदलेगी। ये नरेंद्र मोदी उम्मीद कर रहा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर कीजिए समाजवादी पार्टी से, तो उनको 2017 में कितना मुसलमानों का वोट मिला, 46%, और 2022 में 79% हो गया। मतलब पसमानदा मुसलमानों की यूपी में पसंद अभी भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। वो आज भी पलट कर नहीं पूछ रहा कि आपको तो भर भर के वोट दिया, लेकिन आज भी मैं पसमानदा कैसे हूं, मैं पिछड़ा कैसे हूं, कभी ये तो बताओ। क्योंकि उनसे वो वोट डरा कर ले लिया जाता है कि जो तुम्हारे लिए काम भी कर रहा है उसको मत देखो, ये तो तुमको खत्म करने वाला है। पिछले कुछ सालों में कैसे मुसलमानों के विकास के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए वो आपको दिखाता हूं कि देखिए काम कैसे हो रहा है कि देश का गरीब मुसलमान भी बढ़ेगा, क्योंकि हिंदुओं में भी नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं कि निचले तबके को ऊपर लेकर आओ। अब आप जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, उनको कितने घर मिले आपको पता है? 31% जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो गए हैं अल्पसंख्यकों को, और इसमें मेजरली जो गए हैं वो पसमानदा मुसलमानों को गए। 31% जो घर गए बने देश भर में पीएम आवास योजना के तहत, उसमें से जो ओवरऑल बने उसमें 31% अल्पसंख्यकों को गए, और उसमें मेजरली पसमानदा मुसलमानों को, जो बार बार के वोट देता अखिलेश यादव को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसान के अकाउंट में पैसा जाता है, उसमें अल्पसंख्यकों को कितना शेयर जाता है? 33%। इसमें भी बड़ा हिस्सा जाता है पसमानदा मुसलमानों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सिलेंडर बढ़ता है, 37% लाभार्थी जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और उस 37% में भी मेजर शेयर पसमानदा मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो बैंक अकाउंट खोले गए, उसमें 36% लाभार्थी कौन है? अल्पसंख्यक हैं, और उसमें बड़ी आबादी किसकी है जिनको फायदा पहुंच रहा है? पसमानदा मुसलमानों का। लेकिन उन्हीं पसमानदा मुसलमानों को कभी यह नहीं कहा जाता कि यह काम तुम्हारे साथ पहले हो गया होता तो तुम आज पसमानदा क्यों कहलाते? भाई तुम क्यों पसमानदा कहलाते? इस देश में सबसे बड़ा मिथ्य यह क्रिएट किया गया है कि जो काम हो रहा है वो मत देखो। कौवा कान ले गया और कान के पीछे कौवे के पीछे दौड़ना शुरू करो, कान मत चेक करो। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कई योजनाएं भी चला रही है। जैसे 2013 से 2019 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए गए।
2013 से 2019 तक 3.2 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए मिले। अल्पसंख्यक युवाओं को यूपीएससी फ्री कोचिंग बजट 8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया। 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5020 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना शुरू हुई। अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी से पहले ग्रेजुएशन करने पर 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना और कौशल विकास के लिए उस्ताद योजना शुरू हुई। लेकिन जिन्हें इस देश में सरतंज से जुदा के नारे लगवाने हैं, जिन्हें मुसलमानों से पत्थर फेंकवाना है, जिन्हें मुसलमानों के हाथ में पेट्रोल बम देना है, जिन्हें मुसलमानों के गला काटने से दिक्कत नहीं, वो उसको डिफेंड करने आते हैं, वो लोग आपको ये नहीं बताते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर पसमानदा रहें, पिछड़े रहें, आप जिंदगी भर गरीब रहें, ताकि वो अपर कास्ट मुसलमान जो है वो पॉलिटिक्स करता रहे और आप उनके मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहें। इस बात को समझिए। सवाल यह है कि जिस पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए मोदी सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, वो इतने पीछे कैसे रह गए? देखा जाए तो पसमानदा मुसलमानों के संघर्ष की कहानी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। बिहार की नालंदा में पैदा हुए आसिम बिहारी ने 1920 में पहली बार पसमानदा मुसलमानों का संगठन जमीयतुल मोमिनीन बनाया और पसमानदा मुसलमानों के हक की बात की। लेकिन इन्हें आजादी से पहले और आजादी के बाद कभी भी सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली। 1990 में एक बार फिर इन्होंने अपने हक की लड़ाई तेज की। बिहार में ऑल इंडिया पचवारा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन बना। 1998 में पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक और संगठन बनाया गया। संगठन बनाने वाले अली अनवर 2006 में खुद को तो राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन पसमानदा समाज वहीं का वहीं खड़ा है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक पसमानदा मुसलमानों के वोट लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी में बढ़ते रहे, जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी अब तक पसमानदा समाज की पसंदीदा पार्टी रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक, आपको पता है, इस आंकड़े को देखिए और इस देश का मुसलमान पूछे, आजादी से लेकर, जब आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, 14वीं लोकसभा तक इस देश के अंदर 400 मुस्लिम सांसद बने। इनमें 340, 400 में से 340 ये कौन थे? ये थे अशराफ, यानी अपर कास्ट मुसलमान, अपर कास्ट मुसलमान। अब आप बताइए, 80% मुसलमान पसमानदा, गरीब, पिछड़ा हुआ इस देश में चाय वाला पीएम बन गया, लेकिन मात्र 60 सांसद चुनकर आए उस पिछड़े मुसलमानों के वर्ग से, जिसके लिए सब दुहाई देते रहे। यह सिर्फ इत्तेफाक है कि 400 में से 340 अपर कास्ट मुसलमान निकल आए। सिर्फ 60 सांसद ही पसमानदा समाज से आए और लोग 80% वोट इनका बटोर कर ले जाते हैं। इन पसमानदा मुसलमानों की हालत क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आंकड़ा कहता है कि शहरों में 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों में सिर्फ 50% मिडिल स्कूल पूरा कर पाते थे। गांवों में 0.8%, मतलब 1% भी नहीं, और शहरों में 3.1% मुस्लिम ही ग्रेजुएशन कर पाते थे। सरकारी नौकरी की बात कीजिए तो सिर्फ 4.9% मुस्लिम ही सरकारी नौकरी में जा पाते थे, जिसमें ज्यादातर अपर मुस्लिम कास्ट के होते थे। उस समय आईएएस, आईएफएस और आईपीएस में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 3.2% है। इसमें भी मुस्लिम अपर कास्ट ही ज्यादा होते हैं। और आपको मुस्लिम नेताओं की संपत्ति पता है? ओवैसी साहब इतना मुसलमान करते हैं, संपत्ति देखिए इन लोगों की क्या है। ना तो इन लोगों ने संसद भेजा इस गरीब मुसलमान को, और 2019 का हलफनामा बता रहा हूं, यह खुद इन्होंने चुनाव आयोग के आगे बताया है। ओवैसी की संपत्ति जो है वो कितनी है आपको पता है? वो जो खुद बता रहे हैं चुनाव आयोग को, 29 करोड़ रुपए,
29 करोड़ रुपए की संपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी के पास। वो 80% पसमानदा मुसलमान पलट कर पूछे कि सर पहले ये बताइए कि आपके पास 29 करोड़ किस फॉर्मूले से आता है और हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं, हम लोग क्यों नहीं उसको अर्न कर पाते, हम इतने अमीर कैसे बने, बताइए सर। वो 80% जो पसमानदा मुसलमान है कभी हैदराबाद जाए और ओवैसी साहब का वो आलीशान बंगला देखे चक्कर खाकर गिर जाएगा और उनसे पूछे कि सर मैं क्या करूं कि मैं भी ऐसा बंगला बना पाऊं। सलमान खुर्शीद इनकी पास कितनी संपत्ति है भाई? 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़, और वहां पसमानदा मुसलमान को खाने को नहीं मिल रहा। नजमा हेपतुल्ला ये आज बीजेपी में है, कई सालों तक जो है ये भी कांग्रेस में रही। इनके पास 38 करोड़ की संपत्ति, 38 करोड़ की। गुलाम नबी आजाद इनके पास 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 4 करोड़। आप संसद भी जाएंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, पसमानदा मुसलमान से झोला भर भर के वोट भी लेंगे, लेकिन फिर उसको छोड़ देंगे वैसे ही हाल में। कोई ये पूछता नहीं, इसलिए आज पाठशाला में पूछना पड़ा, बताना पड़ा। हमने 2 इस्लामिक स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया, हाफिज गुलाम सरवर साहब और फयाज अहमद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सरवर भाई, आप तो इस समाज के लिए काम करते हैं, मुझे लगा आपसे पूछूं तो शायद आप बेहतर बता पाएंगे। मैंने कुछ गलत ऊपर नीचे बताया हो तो माफ कीजिएगा, आप ठीक कर दीजिएगा। लेकिन जिस देश में हमेशा ये कहा जाता हो कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हो, वहां ये 80% पसमानदा मुसलमान की जो आबादी है वो पीछे कैसे रह गई और क्यों रह गई? बहुत उचित सवाल है। सबसे पहले आपको बधाई सुशांत जी, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सोशल इश्यूज पर अगर इसी तरह से खुलकर चर्चा इस प्लेटफॉर्म से होता रहा तो समाज को जागने में भी मदद मिलेगी, और जो लोग कुंडली जमाए बैठे हैं वो भी थोड़े सावधान होंगे। आपने तो बड़े बेहतरीन ढंग से खुलासा किया है, और अच्छा किया कि आपने संपत्ति का ब्यौरा भी बता दिया। संपत्ति का ब्यौरा तो वो चुनाव आयोग को जो दर्शाया गया वो आपने बताया। अगर गहराई से जायजा लें तो इन 5 गुने और 10 गुने तक की संभावना व्यक्त की जा रही है। इतनी संपत्ति इन लोगों के पास है जो ट्रस्ट वगैरह इधर उधर करके लोग रखते हैं पैसे को। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं, और आपका भी शायद ये मुद्दा नहीं है। ये तो इसलिए बताना जरूरी था आपको भी कि लोग कम से कम समझें कि भाई ये फार्मूला आपके पास है और भारत की 80% आबादी जो है वो खाने को मोहताज क्यों है। आपको आश्चर्य इस बात को लेकर भी होना चाहिए, टीवी डिबेट पर बहुत सारी बातें लोग नहीं कह पाते हैं। सबसे पहले मदरसे का दौर चला, यहाँ दारुल उलूम देवबंद अपना 100 साल पूरा कर चुका है। नदवा भी पुराना इदारा है और कई और बड़े पुराने इदारे हैं। और उससे पहले यहाँ जो सूफियाए किराम के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिनको इतिहास में कहा जाता कि इस्लाम के फैलने और फैलाने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही, तो वो सब सादात कहे जाते हैं, जिनको आप अशराफ अभी कह रहे हैं, यानी डिक्शनरी के भाषा में, भारतीय भाषा में वो अशराफ है, सिंपल भाषा में अपर कास्ट मुस्लिम। यस अपर कास्ट मुस्लिम। तो ये सभी लोग यहाँ आए। इको हो रहा है क्या? नहीं बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है। तो यहाँ जो खानकाहों का रिवाज चला, जिसको आप आश्रम हिंदी में कह सकते हैं, हालांकि लोग पता नहीं इसका पूरा अर्थ क्या निकालेंगे, मैंने इस पर इसका हिंदी शब्द निकाला नहीं। तो इन खानकाहों पर भी और मदरसों पर भी पूरी तरह से अपर कास्ट मुस्लिम का कब्जा हो गया। कब्जा होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, जिसकी आबादी
80, 85, 90, पश्चिम बंगाल में सुशांत जी ये 90 तक है मामला, 89% है। बाप रे। तो इनको मुख्य धारा से काट कर रखा गया। एजुकेशन के नाम पर सिर्फ इनको कुरान देखकर पढ़ना सिखाया गया, कुरान के मायने और अर्थ नहीं बताए गए। देखकर पढ़ लो, और इस कुरान के पढ़ने का मकसद यह है कि तुम अपने खानदान के जो लोग मर जाते हैं उनके मुक्ति के लिए, जो बोलते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो इस कुरान को तुम पढ़ देना और वो जन्नत में चले जाएं। ये सिलसिला चलता रहा। आपने नाम लिया स्वतंत्र भारत में मामला जब शुरू हुआ तो असीम बिहारी का आपने नाम लिया। असीम बिहारी के बाद भी कई तंजीमें बनी, जमीयतुल अंसार नाम की तंजीम बनी, मोमिन कॉन्फ्रेंस चलता रहा, लेकिन आम मुसलमानों को ये इस बात का इल्म नहीं हो पाया कि आखिर हमारे साथ बेईमानी हो क्या रही है। 1994 में डॉक्टर एम एजाज अली नाम के एक सर्जन ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया और मूवमेंट शुरू किया, और उस मूवमेंट का काम था डोर टू डोर जाकर लोगों को अवेयर करना, समझाना, बताना उनके मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और यूं कहें कि मानवीय अधिकार के प्रति उनको जागरूक करने का काम शुरू हुआ। विरोध भी शुरू हुआ। जब हम पसमानदा यानी दलित पिछड़े जो भी कह लें, मुसलमानों का वो तबका जो दलित मुस्लिम है, पिछड़ा मुस्लिम है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो अशराफ उलमा हमारे हैं, ज्यादातर वही है, ये कहते हैं कि ये गैर इस्लामी शब्द है और इस्लाम में तो मसावात की बात की गई है। बेशक इस्लाम में मसावात की बात की गई है, इक्वलिटी, समानता। इक्वलिटी। तो जब इक्वलिटी की बात इस्लाम में की गई है तो आपने हमारे साथ इस्लाम में जो कहा वो क्यों नहीं किया? नहीं, इतनी इक्वलिटी का दिल था तो फिर अपना अपना हिस्सा कुछ कुछ बांटते, पसमानदा समाज के लिए करते, उसको इक्वल बनाते इतने सालों में। फयाज भाई मुझे ये बताइए, इस देश में आज जब इस पाठशाला में हम चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर खुल रहा है, ठीक है, देखिए हिंदू और मुसलमान के बीच कुछ डिफरेंसेस होंगे, दोनों को नेताओं ने, कभी अंग्रेजों ने, कभी नेताओं ने समझा दिया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन हमारे बीच हमारे खुद के दुश्मन भी तो बैठे हैं। ये आज 80% पसमानदा मुसलमानों को नहीं पलटकर पूछना चाहिए उन अपर कास्ट मुस्लिम से कि हिंदू को तो तुम छोड़ दो, नेताओं को तो तुम छोड़ दो, तुमने मेरे लिए क्या किया है और तुम्हारी वजह से मैं क्यों ना मानूं कि आज भी मैं इतना गरीब हूं। जी, हम लोग लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आपने बात की, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सर्वप्रथम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से, पसमानदा आंदोलन की ओर से और इस देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% है, देशज पसमानदा की ओर से हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे दुख दर्द की बात को समझा और राष्ट्रीय लेवल पर उस सवाल को उठाया। इस सवाल को हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में उस हिसाब से जगह नहीं मिल पा रही थी। दूसरी चीज, जो आपने इतना शानदार रिपोर्ट पेश किया है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि बहुत अच्छी स्टडी किया है आपने और बहुत अच्छा वो किया। उसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जो आप डाटा दे रहे थे 14वीं लोकसभा तक का, वो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ओबीसी मुस्लिम करके एक किताब है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशफाक हुसैन अंसारी, जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि वो मोमिन कॉन्फ्रेंस जो आसिफ बिहारी के नेतृत्व में जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था, उस घराने से उनके पिता, उनके दादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो मठ है गोरखपुर का, उस मठ से और अशफाक हुसैन अंसारी के घर का बहुत ही पारिवारिक का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये थोड़ा सा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा था। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हम लगातार इसको सवाल उठा रहे हैं और हम पहले, हमारी जो भी स्थिति अच्छी हुई है वो आजादी के बाद, संविधान लगने के बाद भारतीय मूल के देशज पसमानदा मुसलमानों की स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन आज भी आप देखेंगे जो मुस्लिम और इस्लाम नाम से जो संस्थाएं हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है या अल्पसंख्यक संस्थाएं, वहां पे आपको इस देश का जो असल मुसलमान है, जो 5000 साल से यहाँ निवास कर रहा है, जब से इंसानियत है,
उसकी कहीं कोई भागीदारी नहीं मिलेगी। सरकारी संस्थाओं में एक बात और बता दीजिए, जनरल यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको पसमानदा टीचर, पसमानदा दिखाई देंगे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के नाम से चलता है, सारा मलाई अशराफ लोग काटते हैं। एक रिपोर्ट में मैं एक बात और कहते, बहुत अच्छी बात की फयाज भाई, ये स्ट्रैटेजिकली हुआ है कि इन लोगों को पीछे रखो, इन लोगों के हाथ में पत्थर दो, इनके हाथ में पेट्रोल बम दो, इनसे सर तन से जुदा के नारे लगाओ और उसके बाद तुम जो है इसी पर पॉलिटिक्स करो और संसद पहुंचो। जी 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 जी, देखिए वो शासक वर्ग है। मैं आता एक बात मैं और ऐड करना चाहता था जब आपकी रिपोर्ट किया कि ज्यादातर मलाई खाने वाले जगह में शासन प्रशासन में अशराफ रहता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां देश के लिए जान देना है, जहां भारत माता के लिए जान देना है, वहां आपको पसमानदा मिलेगा। और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वहां पे अशराफ पसमानदा का रेशियो 1:4 है, यानी एक अशराफ है तो पसमानदा 4 है। तो जहां देश के लिए जान देना है, जान देनी है वहां पसमानदा जाएगा, और जहां नोट छापना है वहां अशराफ जाएगा। जी हाँ, ये मैं चाहूंगा कि अगली बार से जब रिपोर्ट पेश करें तो ये सच्चर कमेटी ये कह रही, मैं अपने घर से डाटा नहीं ले आ रहा हूं। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, लगातार अशराफ मुसलमान शासक वर्ग रहा है, उसकी अपनी आस्था है कि इस देश को हमने तलवार से जीता है, ये देश हमारा है, इसीलिए जब उनको लगा कि यहाँ हिसाब नहीं बन पाएगा, सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी आएगी तो हम राजा नहीं बन पाएंगे, तो पाकिस्तान ले लिया। यहाँ भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, इस तरह की छोटी छोटी संस्थाएं बना के इस्लाम मुसलमान के नाम पे यहाँ भी अपना तुष्टीकरण और वो अशराफवाद पूरी तरह से इनका चल रहा है। अभी देखिए तो ये खुलेआम चल रहा है, और पसमानदा को धार्मिक आधार पे कि तुम फयाज भाई आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गए कि जो पाकिस्तान चले गए वो चले गए, और जो रुक गए वो इस स्ट्रैटेजी में रुक गए कि यहां अब तो हम अपर कास्ट मुसलमान हैं और अब यहां हम राज करेंगे इनके ऊपर। देखिए मजे की एक मैं बात बताऊं, सरदार पटेल ने पसमानदा आंदोलन को कंसीडर किया था। आसिम बिहारी के आंदोलन से 2 लोगों को, अब्दुल कईम अंसारी, नूर मोहम्मद को बिहार कैबिनेट में जगह दिलाया था। मौलाना आजाद और जो कांग्रेस की जो अशराफ लीडर थी उसको विरोध में जाके सरदार पटेल, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, पसमानदा आंदोलन उनका ऋणी। दूसरी जो बात आप ये कह रहे थे उसको फिर से रिपीट करें, मैं वो भूल गया क्या आप कह रहे थे। नहीं, आपने जब कहा कि ये लोग रुक गए इधर की, इधर हम अपर कास्ट मुस्लिम रहेंगे और हम हाँ, देखिए एक मजे की मैं उदाहरण देता हूँ। 1946 के इलेक्शन में पटना सीट से सैयद जफर इस्लाम, जो अगर मुझे नाम सही याद आ रहा है, तो वो मुस्लिम लीग के टिकट से चुनाव जीतते हैं। देश का बंटवारा होता है, उसके बाद जो इलेक्शन होता है आजाद भारत में, तो उसी सीट से वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ते हैं। ये है मुस्लिम तुष्टीकरण। जबकि उस वक्त आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस जमीयतुल मोमिनीन बहुत उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था बन गई थी, और अब्दुल कईम अंसारी, नूर मोहम्मद को सरदार पटेल ने वहां जगह भी दिलाई थी। लेकिन इस तरह की अशराफ तुष्टीकरण थी इस देश के अंदर कि वहां से बंटवारा होने के बाद से जो आदमी मुस्लिम लीग के टिकट से जीता था उसको कांग्रेस देके और वो टिकट जिताती। तो ये इस तरह से चला। सरवर भाई एक चीज बताइए, सरवर भाई एक चीज बताइए, मैं एक बात पूरी कर दूं, सुशांत जी एक बात पूरी कर दूं। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, पसमानदा आंदोलन का इतिहास, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो हमने बाबा कबीर से हमारा आंदोलन है, कोई नया आंदोलन नहीं। हम इस्लाम में जो नस्लवाद है, जो जातिवाद है, जो सामाजिक न्याय के लिए, हम बाबा कबीर के जमाने से लेके और डॉक्टर अयूब राइन तक चले आइए, जिन्होंने आधा दर्जन किताब लिखी है मुस्लिम जातियों पे, आसिम बिहारी होते हुए हम लड़ रहे हैं। तो ये भी एड्रेस करने की जाते। मैं आपका आभार करूंगा कि इतने बड़े चैनल पे और मुख्यधारा के चैनल पे आप पसमानदा की बात कर रहे हैं। ठीक है सरवर भाई, मुझे एक बात बताइए, फयाज भाई ने कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का, और इस देश के मुसलमानों को तो यही बताया गया कि नरेंद्र मोदी तुम्हारे खिलाफ हैं, तुमको तो खत्म ही कर देंगे, खत्म ही करना चाहते हैं, लेकिन वो तो धन्यवाद कर रहे हैं। आपकी इस पर सोच क्या है? और जब ये कहा जाता है कि अपर कास्ट मुस्लिम ने, अशराफ ने इन लोगों को जानबूझकर ऊपर नहीं आने दिया, तो उस जानबूझकर ऊपर न आने में देने में क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज भी थीं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताती हैं? देखिए, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल न किए होते तो शायद आप ये शो न करते। तो इसलिए धन्यवाद तो उनको देना ही पड़ेगा, धन्यवाद के वो पात्र हैं। उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा है, पूरे भारत में एक नई बहस फिर चली है, और भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री के इन शब्दों को ग्रहण करती है और आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूं एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी आने वाला आएगा। तो
इसलिए इसको धन्यवाद के वो पात्र हैं। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान अभी नहीं गया। आपको अभी हमारे साथी ने बताया, ये वो लोग हैं कि बड़ी चालाकी से पाकिस्तान भी बंटवा लेते हैं और भारत के राजनीतिक और धार्मिक और तमाम संसाधनों पर भी कब्जा करके बैठ जाते हैं। अब एक बड़ी बात सुशांत जी मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद इनके इर्द गिर्द इनकी घेराबंदी न ये करते हैं। जिन लोगों ने पसमानदा की भूमिका निभाई है तो लोग जानते हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जी को उस टीम को बुलाकर एक बार चर्चा करनी चाहिए ताकि रणनीति कैसे बने इनको मुख्यधारा से जोड़ने का, ये वो बता पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी चाह तो रहे हैं कि पसमानदा और दलित मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, लेकिन इसमें भी चूक हो जाए राजनीतिक। हालांकि ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है ये कोई हल्का नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर उसको दिखेगा कि भाई वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों को पता भी चल रहा है कि कैसे उन्होंने सब एकाधिकार रखा है, और अगर पसमानदा जाग गया तब हमारा क्या होगा, तो वो इकोसिस्टम पलटकर वार भी करेगा या अपनी चीजें भी करेगा। ये भी लोगों को समझना होगा और पीएम को भी समझना होगा। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, मेरे पास आज इतना ही वक्त था। मैं कोशिश करूंगा इस मुद्दे को फिर लाऊं, फिर इस पर चर्चा करूं और इसको ठंडा ना पड़ने दूं। ठीक, फयाज भाई छोटे में लेकिन कहिएगा, छोटे में आप कुछ कह रहे हैं। 30 सेकंड में बात कर दूं। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त कर रहा था कि देखिए एक स्टाइल होता है, नेता पहले आश्वासन देता है, वादा करता है, फिर वोट मांगता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी ने पहले पसमानदा को भागीदारी दी, उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री दिया, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन दिया, काम किया, उनको लोक कल्याणकारी स्कीमों से फायदा पहुंचाया। उसके बाद आके कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, और वो भी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि तुम जाके अब उनसे कहो, अब वो जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति है, इसके लिए वो आभार के पात्र है, धन्यवाद के पात्र हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी आए हमारे साथ पाठशाला में और थोड़ा इस चैप्टर को और लोगों तक पहुंचने लायक बनाया। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान भी समझें कि 80% मुसलमान को जो लोग पीछे छोड़े रहे 70 साल से, और 20% मलाई खाती रही। लोग तो कह के गए कि पाकिस्तान भी इसलिए बनवा दिया कि बाकी उधर रहेंगे और इधर हम लोग जो है इधर सारा की पोस्ट ले लेंगे और सब कुछ रखेंगे। उन लोगों से पलट कर तो पूछिए कि तुम मेरे बच्चों को पत्थर फेंकवा रहे हो, तुम मेरे बच्चों से सर तन से जुदा के नारे लगवा रहे हो, तुम मेरे बच्चों से पेट्रोल बम फेंकवा रहे हो, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं फेंकता? मेरा बच्चा तो गरीब है, पढ़ा नहीं, तुम्हारा विदेश जाके कैसे पढ़ता है? मुझे एक घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी के आने के बाद मिलता है, तुम्हारा बंगला कैसे बन जाता है? किसी नेता को यह मत लगने दीजिए कि आपका वोट झोली में भर के आपने रख रखा है, उसको खाली ट्रॉली लगवानी है और लेकर जाना है। उससे सवाल पूछिए। और इस देश प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, गरीब तबका हिंदू का हो या मुसलमान का हो, वो ऊपर नहीं आएगा तब तक ये सर तन से जुदा नहीं रुकेगा। सोचिएगा। बहुत बड़ी बात पाठशाला में कहकर जा रहा हूं। पाठशाला में अब उन ग्लोबल लीडर्स का चैप्टर जिन्हें पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि पब्लिक का भरोसा बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चलता। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन वही नेता हैं जो कुछ दिन पहले भारत आए थे। आपको याद होगा, जेसीबी पर बैठने वाली उनकी तस्वीर बड़ी चर्चा में भी रही थी। बुलडोजर पर बैठ गए थे। बोरिस जॉनसन पिछले कुछ महीने से राजनीतिक मुसीबतों से घिरे थे। अब उनकी खुद की कुर्सी पर बुलडोजर चल गया है। उनकी कैबिनेट से लगातार मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे थे। पहले वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया था, फिर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 5 जुलाई के बाद से दूसरे मंत्रियों और उनके सहयोगियों के करीब 50 इस्तीफे हो चुके थे। इसके बाद से बोरिस जॉनसन पर इस्तीफा देने का दबाव था। आखिरकार उन्होंने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया और अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए रास्ता साफ कर दिया।
बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी के सांसदों और अपनी कैबिनेट के मंत्रियों का सपोर्ट खो चुके थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसकी 4 वजह हैं। पहली वजह है क्रिस पिंचर स्कैंडल। सांसद क्रिस पिंचर को इसी साल फरवरी में बोरिस जॉनसन ने पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था, लेकिन क्रिस पिंचर पर आरोप लगे कि उन्होंने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 पुरुषों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। पिंचर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि बोरिस जॉनसन को पिंचर की नियुक्ति से पहले उनके खिलाफ आरोपों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि बोरिस जॉनसन को इन आरोपों की जानकारी थी, लेकिन औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी और आरोप साबित ना होने की वजह से पीएम ने नियुक्ति को रोका नहीं था। बाद में बोरिस जॉनसन ने खुद मान लिया कि उन्हें पिंचर के खिलाफ आरोपों की जानकारी थी और उन्होंने पिंचर को चीफ व्हिप नियुक्त करने के लिए माफी मांगी। दूसरी वजह रही कि लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़कर पार्टियां करते रहे। इसको लेकर बोरिस जॉनसन पर इसी साल अप्रैल में नियम तोड़ने के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। यह तस्वीर देखिए, जब ब्रिटेन लॉकडाउन में था तब वहां के प्रधानमंत्री पार्टी कर रहे थे, नाच रहे थे। हमारे यहां प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरी देश का प्रधानमंत्री देश को लॉकडाउन में डालकर खुद पार्टी कर रहा था, उसकी तस्वीर है। और वो पहले ऐसे ब्रिटिश पीएम बने जिन पर पद पर रहते हुए जुर्माना लगा। बोरिस जॉनसन ने जून 2020 में लॉकडाउन के दौरान अपने कैबिनेट रूम में अपनी बर्थडे पार्टी की थी। इसके अलावा वो लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई पार्टीज में शामिल हुए। बाद में इसके लिए जॉनसन ने माफी भी मांगी। तीसरी वजह रही कि इंग्लैंड में महंगाई दर 9.1% पर पहुंच गई है, जो 40 साल में सबसे ज्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं और खाने पीने के सामान की कीमतें भी बढ़ गई। इसी संकट के बीच ब्रिटिश सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया था। चौथी वजह है कि बोरिस जॉनसन के पास आइडिया और फोकस की कमी थी। आलोचक उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल शॉपिंग ट्रॉली कह रहे थे, जो लगातार पोजीशन बदलते रहे हैं। कई आलोचकों का मानना था कि बोरिस जॉनसन के पास विजन नहीं है। उनके खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही थी। जून में हुए उपचुनावों में बोरिस जॉनसन की पार्टी की हार हुई थी। इसके अलावा जून में ही बोरिस जॉनसन के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव में उनकी कुर्सी बच गई थी, लेकिन पार्टी के कई सांसदों ने जॉनसन को हटाने के लिए वोट किया था। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अगर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं का हाल पीएम मोदी के मुकाबले में देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संकट काल में कैसे देश को संभाला और उसके बाद भी देश को कैसे संभाल रहे हैं। जैसे 2014 से लेकर ब्रिटेन में 3 पीएम बदल चुके हैं, 3 प्रधानमंत्री। हमारे यहां लोग चाहते तो हैं कि पीएम बदल जाएं, लेकिन पब्लिक बदलने नहीं दे रही है, ये अलग बात है, लेकिन वहां बदलने पड़ गए। 2016 तक डेविड कैमरून पीएम थे, फिर 2016 से 19 तक थेरेसा मे पीएम रही, फिर 2019 में बोरिस जॉनसन पीएम बने और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, मतलब चौथा आ जाएगा। मतलब जितनी दिन में नरेंद्र मोदी अकेले यहां देश में काम कर रहे हैं, वहां 3 पीएम आके चला गया, अभी चौथा आ जाएगा, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं होता। इसी तरह से इस दौरान अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बन गए। 2017 तक बराक ओबामा थे, फिर ट्रंप बाबू आए, फिर ट्रंप दूसरा चुनाव जीत नहीं पाए और 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो भाई साहब भी अभी बहुत आलोचनाएं सह रहे हैं। इसी तरह से जापान में 2014 से अब तक 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2020 तक शिंजो आबे थे, 2020 में योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने, फिर 2021 में फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बने। इन देशों का यह हाल है कि अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी मिलने जाएंगे, अरे बदल गए, हाथ मिलाते वक्त सोचना पड़ता है पिछला कहां है, अच्छा गया। ऑस्ट्रेलिया में 2014 में अब तक 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2015 तक टोनी अबॉट पीएम थे, फिर मैल्कम टर्नबल पीएम बने, फिर 2018 में स्कॉट मॉरिसन पीएम बने, अभी मई में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के बाद एंथनी अल्बनीज पीएम बने। इजराइल में भी 2014 से अब तक 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2021 तक बेंजामिन नेतन्याहू पीएम थे, फिर नफ्ताली बेनेट पीएम बने, 1 साल में बेनेट को इस्तीफा देना पड़ गया, अभी याइर लैपिड कार्यवाहक पीएम है। इजराइल में पिछले 3.5 साल में 4 चुनाव हो चुके हैं, अब 5वीं बार इलेक्शन की तैयारी है। यह उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इस वक्त हमारा देश पॉलिटिकली अगर आप देखिएगा तो कितने बेहतर स्थिति में है अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिए। कितनी स्टेबल सरकार चल रही है और कितनी स्टेबल स्थिति में
देश की सरकार है या देश का माहौल है, राजनीतिक माहौल, वो अब ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर बोले, देश में सरतन से जुदा के नारे लगे, ये लगे वो लगे, एजेंडा चले, प्रोपेगेंडा चले, टूल किट चले, ये सब तो चलता रहता है। वो इसलिए चलता है कि स्टेबल चल रहा है। स्टेबल नहीं चलता तो अब तक 2-3 बन गए होते ना, तो इतना नहीं होता। स्टेबल चल रहा है इसलिए हिलाने के लिए कुछ कुछ होता है। हिलाते हैं फिर कुर्सी वहीं रुक जाती है, फिर हिलाते हैं फिर कुर्सी वहीं रुक जाती है। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में चुनाव जीता। नेहरू और इंदिरा के बाद पहली बार बैक टू बैक पूर्ण बहुमत से पीएम बनने वाले नेता हैं। पीएम मोदी की तुलना में अगर दूसरे ग्लोबल लीडर्स की बात कीजिए तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता, लेकिन 2021 में बाइडेन से हार गए। जर्मनी में एंजेला मर्केल ने 2018 में ऐलान कर दिया था कि 2021 के चुनाव में चांसलर के तौर पर 5वां कार्यकाल नहीं चाहिए उनको। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन ने 2019 का चुनाव जीता, 22 में संसदीय चुनाव में हार गए। ब्राजील में जेर बोल्सोनारो ने 2018 का राष्ट्रपति चुनाव जीता, अक्टूबर 2022 में आम चुनाव है और बोल्सोनारो की कुर्सी पर खतरा बताया जा रहा है। सिर्फ 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें लगातार जीत मिली है। उनमें एक है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने अभी अप्रैल 2022 में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। इसके अलावा कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में पहली बार पीएम बने थे, उसके बाद 2019 और 2021 में चुनाव जीता है। इस वक्त अगर वर्ल्ड लीडर्स की ग्लोबल रेटिंग को देखें तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। 29 जून से 5 जुलाई के बीच अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट की करंट अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। कोरोना संकट के बाद हर देश के नेता की रेटिंग गिर गई, नरेंद्र मोदी 75% पे हैं। इसके बाद एंथनी अल्बनीज हैं 56% पे, अभी अभी पीएम बने हैं। जो पुराने वाले हैं उनमें से तो कोई 50% भी क्रॉस नहीं कर रहा। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो 41% पे हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 38%, बाइडेन साहब तो 38% पर हैं। 40% पासिंग मार्क मानिएगा तो पास भी नहीं हो रहे हैं ये लोग। इमैनुअल मैक्रों 33%, बोरिस जॉनसन 27%। और अगर अपने पड़ोस में देख लीजिए, श्रीलंका खत्म, पाकिस्तान डूब रहा है, चीन परेशान है, उस बीच में भारत एक मजबूती के साथ खड़ा है, बना हुआ है। तो इसकी अहमियत हमें समझ में आनी चाहिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।